बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इंसानी ज़िंदगी में इंसानी जिस्म का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी होता है और हर इंसान तंदुरुस्ती के पीछे ज़रूर भागता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं तंदुरुस्त व तवाना रहूँ भी और दिखूँ भी। लेकिन अपने जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना रखने के साथ साथ क्या ज़हनी तौर पे इंसान तंदुरुस्त फील करता है? अगर इंसान जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त नहीं भी होगा, ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त होगा, मेंटल हेल्थ उसकी बेहतर होगी, तो वो यकीनन अपने आप को रिकवर भी कर लेगा अगर खुदा न खास्ता जिस्मानी कोई भी मर्ज़ उसके साथ लाहक होता है तो। मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे इस खास करके इस साउथ एशिया के अंदर, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। जिस स्ट्रेस के हम इस वक्त इन्वायरमेंट के अंदर ज़िंदा हैं, या ख़ास करके स्पेशली हम इस कराची की बात करें, सुबह घर से निकलने के बाद वापसी आने तक ये श्योर कोई नहीं होता कि उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो उसके पास सेफ रहेंगी या नहीं रहेंगी। मेंटली तौर पे वो स्ट्रेस में रहता है, कहीं वो ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है, कहीं वो ऑफिस देर से पहुंचने के बाद बॉस की बातें सुनने की वो रास्ते में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि मुझे क्या उसको जवाब देना है। तो मेंटल हेल्थ की बात बहुत कम की जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर क्या इंसान वाकई अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई काम करता हुआ दिखाई देता है या नहीं? क्या ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें? क्या वो उनको उस तरह का कंफर्ट देते हैं कि हाँ ये जब ऑफिस में होगा और उसको इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं उसके पास, या वो उन तमाम चीज़ों को उस तरह से बरूए कार लाने के बाद अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर सके? क्या ऑफिस के अंदर बॉस की तरफ से नापसंदीदा स्टाफ को 4 साढ़े 4 बजे जो काम थमाया जाता है और वो काम अपने वक्त पे अदा नहीं कर सकते, या वो काम कंप्लीट अगर नहीं करेंगे, तो ये क्या हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा, या ये भी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई सवालिया निशान उठाता है? इंसान की पर्सनल लाइफ कैसी होती है ज़ाती ज़िंदगी में? अगर वो किसी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ या कॉर्पोरेट कल्चर के साथ इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल को बिजनेस करता है, फिर भी लोगों के साथ उसका उठना बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्या वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर उस तरह से तवज्जो देते हैं? रिसेंटली अगर मैं बात करूं, इस वीक में ही एक अच्छी बड़ी कंपनी के CEO साहब, जो कि मेंटल हेल्थ की वजह से इस दारेफानी से अपने आप को उन्होंने रवाना कर दिया, मतलब उन्होंने खुदकशी की कोशिश की और वो खुदकशी के ज़ुमरे में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो ऐसा कौन सा प्रेशर होता है कि जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते? आज के अपने पैनल से बात करने की कोशिश करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जिस्मानी हेल्थ के मुकाबले में। अगर हम जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त तवाना रहने के लिए डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं और प्रॉपर अपने चेकअप भी कराते हैं, तो क्या मेंटल हेल्थ के लिए कहीं कभी किसी डॉक्टर से, किसी कंसल्टेंट से या किसी मेंटोर से रब्ता करने की कोशिश की गई है? क्या इसको वाकई कोई बीमारी समझा जाता है या नहीं? आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पे कॉर्पोरेट लाइफ में अपने आप को लोगों के साथ इन टच रखते हैं। आज उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे। मैं वेलकम करूंगा आज के पैनल को। सबसे पहले मेरे सीधे हाथ पे निजी कंपनी की सीनियर HR मैनेजर हैं और आज अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाई हैं मिस गज़ल शफीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गज़ल, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लाई। जज़ाकल्लाह सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया इस शो के लिए। मेरी आज की दूसरी मेहमान जो कि कॉर्पोरेट कल्चर से ही हैं, डेली बेसिस पे उनका भी HR के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक है। HRBP है एक निजी कंपनी पे। वेलकम करूँगा ईमान दुर्रानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ईमान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल 804 कैदी के बाद जो है ना वो नाम पे पाबंदी, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझूंगी। आपने मुझे इमरान कहा। नहीं, आप ईमान दुर्रानी हैं। जी जी बिल्कुल। मेरी आज की तीसरी मेहमान जो कि जेंजी हैं, यंग, बाकी तो आज वैसे पैनल में मेरे सारी गर्ल्स हैं, फीमेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल वो यंग एनर्जेटिक गर्ल हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा काम मेंटल हेल्थ के ऊपर कर रही हैं। मैं इनको भी वेलकम करूँगा। फ़िज़ा राना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं सर। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू। जी मिस गज़ल, आपसे स्टार्ट करूंगा। कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत बात की जाती है कॉर्पोरेट कल्चर की कंपनीज में कि हमारे यहाँ का ऐसा कल्चर है, वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। क्या वाकई मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ काम करती हैं?
सर बिल्कुल अभी पास्ट 5 to 6 ईयर से इस पर बड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रेटजी का पार्ट बनाया जा रहा है, एचआर की स्ट्रेटजी का पार्ट है, कंपनी की स्ट्रेटजीज़ का पार्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी ज़रूरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि एम्प्लॉई अगर आपका मेंटली स्टेबल नहीं होगा, स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी में होगा, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो ऑब्वियसली पूरी टीम उसकी हर्ट होगी। तो यस, अभी पिछले 5 से 6 साल में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। डिफरेंट सेशंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, इसको ट्रेनिंग का पार्ट बना दिया गया है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आ गए, डिफरेंट थेरेपी सेशंस आ गए, जिसमें आर्ट थेरेपी है, एक्सप्रेसिव हीलिंग आपकी आ जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल हमने सेशंस ट्रेनिंग का पार्ट कर दिए हैं। तो ये आपको लगता है कि कुछ कंपनीज में ऐसा हो रहा है या बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके हमारे पाकिस्तान में सेठिया कल्चर बहुत बात की जाती है, कॉर्पोरेट कल्चर की कंपनीज या एमएनसीज को लोग प्रेफर तो करते हैं, लेकिन ये जो सेठिया कल्चर की बात की जाती है वो तो एचआर जो खास करके डिपार्टमेंट होता है वो बड़े भाई के पास या भाई के बेटे के पास, इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि ये तो बंदे ही रखने ना, क्या करना है। तो आप क्या समझती हैं कि वाकई एचआर का कल्चर डेवलप हो रहा है? एचआर माँ का रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर स्ट्रेटजीज बन रही हैं जिसके ऊपर रिटेंशन होती है एम्प्लॉयज़ की? सर जहाँ तक सेठिया ओन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, वो अभी भी आज मैं कहूँगी बहुत पीछे हैं। वो इन सब चीज़ों को नहीं इम्पोर्टेंस देती हैं। लेकिन हाँ, जो वेल स्टैब्लिश कंपनीज़ हैं जिनको शऊर है इस चीज़ का, वो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया उन्होंने मेंटल हेल्थ पे सेशंस देना, वेलबींग सेशंस देना, एम्प्लॉय की वेलबींग को अब ये लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। एमएनसीज़ की बात करते हैं, वो तो एक अपने वो तो पूरी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को ही अडॉप्ट कर रही होती है। लेकिन जहाँ सेठिया उनकी बात करते हैं, कुछ कंपनीज़ में कहूँगी ऐसी हैं जो इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, बट अभी भी मेजॉरिटी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे हैं। ओके, मैं ईमान आपकी तरफ बढ़ूंगा। बड़ा डिटेल में बताया गज़ल ने कि किस तरह से कंपनीज जो है ना इसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं। क्या वाकई एचआर इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उसको एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, जब आप मेंटल हेल्थ की, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे, तो यकीनन एम्प्लॉयज़ जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं कि ये अच्छी कंपनी है, तो इसका फ़ायदा होता है एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ रिटेंशन, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक एरिया पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे हमारा टर्नओवर रेट कम हो रहा है या रिटेंशन इंक्रीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है मल्टीपल अदर चीज़ों पे भी आपको काम करना है, लेकिन हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे अगर हम काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होने के बावजूद ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड फैक्टर भी है। हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में, हमारे सेठिया कल्चर में, मैं कहूँगी एमएनसीज़ में भी ये चीज़ थोड़ी निगलेक्टेड इसलिए क्योंकि हम चीज़ें सुधारते हैं, हम चीज़ें रोकते नहीं है। वाई आर वी नॉट प्रिवेंटिंग इट रादर देन ट्रीटिंग इट? तो रूट कॉज तक जाना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं ना कि यार मैं इसलिए स्विच नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ज़हनी सुकून है, यहाँ पर कोई इस तरह की टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम पे सैलरी मिल जाती है, टाइम पे हमारे इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम पे होती हैं। तो ये एक मेंटली आप वही कह सकते हैं ना कि उसकी सेटिस्फेक्शन है। तो इससे लॉयल्टी फैक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और लेकिन मुझे इस चीज़ पे थोड़ी हैरत भी होती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ अगर ऐसे सोचते हैं कि सैलरी टाइम पे मिल रही है तो ये ज़हनी सुकून है या ये बहुत बड़ा, ये बेयर मिनिमम हमारे कल्चर के अंदर ऐसा है ना, सैलरी टाइम पे मिलना ये एक एहसान है कंपनी का। एहसान मतलब ये आई थिंक ये बेयर मिनिमम है हमारा, ये एहसान है। बिल्कुल, मतलब कंपनी आपको ओ करती है कि वो आपको आपकी सैलरी टाइम पे दे, अगर ईद आ रही है टाइम से पहले दे, अगर आपको एडवांस की नीड है। बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जिसमें आप आवरली वेज या मंथली या वीकली वेज विदड्रॉ कर सकते हो, देन यू रिटर्न योर कंपनी बैक जब आपका पेरोल रन हो एज पर योर कन्वीनियंस। बट ये इतना बिगाड़ है हमारी सोसाइटी में कि हमें बेयर मिनिमम ऐसा लगता है कि ये ज़हनी सुकून है या ये पर्क है, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं फ़िज़ा को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। फ़िज़ा, कॉर्पोरेट कल्चर के लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर की साइड से बताने की कोशिश की। अगर मैं आज की यूथ की बात करूँ, 65% से ज़्यादा यूथ इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में वो लोग हैं जिनके 12-12, 13-13 साल में दिल टूट रहे हैं आजकल के दौर में। तो आप क्या समझती हैं हमारी यूथ जो है वो किसी डायरेक्शन में है? मेंटल हेल्थ के ऊपर यूथ की भी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं, सोचती है मेंटल हेल्थ का, या वो रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल पे लगे हुए हैं, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जा रहे हैं? तो क्या समझती है यूथ का बेसिकली जो है रुझान है वो किस तरफ है? सर बेसिकली ये चीज़ है ना कि हमारी सोसाइटी से क्या चीज़ सीख रही है यूथ। अब अगर 10-12 साल के बच्चे हैं तो वो सोसाइटी से इस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं ना, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, आपको किस हिसाब से, अगर आप लो फील कर रहे हो तो आज एक
आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड है कि अगर किसी को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में पता चल गया है, वो लो फील कर रहा है, तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, आई एम इन डिप्रेशन, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा कॉमनली। अगर 12-13 साल के बच्चे का दिल टूट गया है, मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, या फैमिली भी इवन बोलने लग जाती है अगर किसी को थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो 5-10%, तो हमारा बच्चा तो डिप्रेशन में। तो बेसिकली अवेयरनेस की जो है ना वो कमी है कि जिसकी वजह से अवेयरनेस कैसे आएगी? देखे ना, एक 2 साल का 1.5 साल का बच्चा होता है, जब माँ अपने आप को बिजी नहीं करना चाह रही, उस तरह से उसको मोबाइल गैजेट्स पकड़ा देती है, वो उस पर उसकी तरबियत जब यूट्यूब और गूगल कर रहा है, तो वो फिर हर वक्त उसी से ही मदद लेने की कोशिश करेगा ना बच्चा। एग्जैक्टली ये चीज़ भी है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से है कि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से या हमें सोसाइटी से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो चीज़ें हमें वहाँ से सीखनी चाहिए, अगर हम दूसरी वे में जाके उसको टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि गूगल यूट्यूब पे तो सब आता है। और आजकल के बच्चों का तो ये है कि इवन छोटे बच्चे होते हैं 2-4 साल के, उनको पता होता है यूट्यूब पे हमें वीडियो कैसे सर्च करनी है, हमें कैसे लगानी है, वो तो रिप्ले कैसे उनका तो सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है ना ये चीज़ें, वो तो लेके आए ना। तो जब अवेयरनेस नहीं होगी, हमें एक तरह से जो चीज़ शेप होनी चाहिए उस तरह से नॉलेज नहीं मिल रही होगी, तो चीज़ें तो लैक होंगी ना। फिर गज़ल आपकी तरफ आऊँगा। यूथ की जिस तरह से बात करने की हमने कोशिश की, जो एआई का दौर है, जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, आप क्या समझती हैं मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी कोई हाथ है? सर बहुत बड़ा हाथ है। ओके। सो ऑफ कोर्स मैं कहूँगी क्यों बड़ा हाथ है, इसीलिए है कि हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे देते हैं। अब वो उससे वही चीज़ें परसीव कर रहे होते हैं, एग्रेशन, वायलेंस। मोस्टली आप वीडियोस देखें उसमें होती ही यही सारी चीज़ें। गलती से भी अगर आपने एक कोई भी ऐसी वीडियो स्क्रॉल कर ली, तो आपके पास उसकी फिर जो है ना वो सीरीज आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही है सर, क्योंकि वो एआई है। हमने किसी भी इवन आप कोई भी टॉपिक घर में भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो वो उसकी लिंक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा एआई है। तो ऑब्वियसली बच्चों का भी यही है कि जो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादातर उन्हें यही सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिसमें मार धार, वायलेंस आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली उनके जो इनिशियल 5-6 साल होते हैं बच्चों के ग्रोथ के, तो उसमें जो है वो चीज़ वो अडेप्ट कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों से। ईमान, आप क्या समझती हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़, इस्तेमाल जो है वो किसी एज लिमिट के बाद होना चाहिए, या कि बच्चों को, जैसे हमारे पैनल ने सब ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि 1.5-2 साल के बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और वो उसको जिस तरह से स्क्रॉल कर रहा होता है उसको सब पता चल जाता है विद इन अ डेज के मुझे क्या चीज़ें देखनी है। ये टेक्नोलॉजी का नुकसान हो रहा है हमारी आने वाली यूथ को? ये जेनजी, जब ये जेनजी आने वाली नस्लों के जब ये बुजुर्ग होंगे, तो वो किस तरह की जनरेशन होगी? तो आप क्या समझती हैं टेक्नोलॉजी से नुकसान हो रहा है हमारी जनरेशन को? बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता कि एक प्रॉपर एज के बाद जब इंसान में या बच्चे में इतनी सेंस है कि वो क्या डिसीजंस अपने लिए ले सकता है, उसको टेक्नोलॉजी से एक्सपोज करना चाहिए। बट आईड लाइक टू कोट रूमी इन दिस कॉन्वर्जेसन कि कोई भी चीज़ जहर नहीं होती, उसकी मिकदार जहर होती है। तो डेफिनेटली अगर एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे पेरेंटल कंट्रोल्स के साथ अगर हम एक चीज़ यूटिलाइज़ करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वेज़ में हमें हेल्प भी करती है। अगर हम बच्चे का माइंड स्टिमुलेट करना चाहते हैं, हम उसकी सेरिब्रल ग्रोथ के ऊपर अगर जाते हैं, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे जाते हैं या आईक्यू पे जाते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें हेल्प भी कर सकती हैं। आईक्यू तो आजकल के दौर में जो है ना वो तो मशीन ने ले ली ना, आईक्यू का सारा काम तो हम मशीन से ले लेते हैं। ईक्यू जो बंदे से लेना है, इसको भी हम मशीन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो जारी है, अल्लाह बेहतर करे। फिजा, जिस तरह से ईमान ने कहा कि जो बच्चों की तरबियत है उसके ऊपर बड़ा, आजकल के बच्चे देखें 120 गज का घर लेते हैं, स्कूल बना लेते हैं किराए पे, उसमें 5-7 हज़ार रुपए की टीचर्स होती हैं जिन्होंने इंटर और मैट्रिक किया हुआ होता है। वो अभी खुद उस तरह से जो है ना वो क्या मैं कहूँ कि मैच्योर नहीं होती, उनको ये नहीं पता कि उस्ताद का बेसिकली मकाम है क्या। वो जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं, तो क्या ये बच्चों की वो जनरेशन जिनको वो पढ़ा रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा हम लोग खुद से सवालिया निशान उठा रहे हैं? जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फीसें देने के बाद बच्चे ख़राब करा रहे हैं। सर बेसिकली जो यहाँ पे एक तरह से चीज़ें चल रही हैं ना कि हमने सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर दिया। अब इस तरह के जिस तरह के स्कूल्स की आपने बात की, यहाँ पे होता है कि बच्चे को याद कर लो आप ये चीज़ें, आप क्लासेस को पास करके आप आगे बढ़ जाओ,
आप पोजीशंस ले लो, इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा हमने जो है ना वो डाल दिया, दबाव डाल दिया बच्चों के ऊपर कि हम खुद ही अंडर प्रेशर बच्चों को कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर। हमने खुद अपने बच्चों को इस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज़ किया हुआ है कि आपने पोजीशन नहीं ली तो यू आर नॉट गुड इनफ। अगर आप जो है कम्पीट नहीं कर पा रहे हो अपने क्लासमेट से या कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपकी तो वर्थ, हम खुद अपने बच्चों की वर्थ को जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरह से। बच्चे के वेट के बराबर उसके बैग का वेट होता है जिसमें बुक्स उसकी लेके जा रहा होता है। तो इस पे फिजा बात करेंगे, मुझे भी एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, लौट के आएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर तो यकीनन ज़रूरी होती होगी, वहाँ पर जो लॉजिक और इमोशंस की बात की जाती है कि कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जो है ना वो ज़्यादा आपको लॉजिकल होना पड़ता है। तो जब लॉजिक्स के साथ आप चलते हैं तो यकीनन वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ के ख़राब होने के भी और बेहतर होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन जो पर्सनल लाइफ होती है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ये फिजा बता रही थी। बट यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं, खास करके स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के SOPs होती हैं, उन SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलूँगा मैं मिस गज़ल की तरफ। गज़ल, SOPs बनती हैं, खास करके स्पेशली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो बहुत किया जाता है, यकीनन कंपनीज चलती ही उसके ऊपर है। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है कि मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके पूरे एम्प्लॉयज़ को, ये ऐसा नहीं होता कि लो लेवल के स्टाफ के लिए कुछ और पॉलिसीज़ हैं, अपर लेवल के लिए कुछ और पॉलिसीज़ हैं? नहीं सर, इसको बिल्कुल हम लोग टेक केयर करते हैं। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, हाँ बिल्कुल हम लीवे देते हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में हम रिलीव देते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए, 9:15 अगर आपका ग्रेस है ड्यू टू सम रीज़न, अगर कोई नहीं आ रहा है या लेट आ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हम उसको लीवे देते हैं। हम इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है कि 9:16 पे लेट है तो फिर आपकी डिडक्शन होगी एंड ये XYZ व्हाटएवर। नहीं, वो तो लेबर लॉज भी कहते हैं ना, लेबर लॉज के तहत भी तो वो तो मजबूरी भी होती है ना, करना होता है। उसके बाद भी कोई रिलैक्सेशन या कोई लिवरेज इस तरह की मिलती है एम्प्लॉइज को? जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक आपका वर्क फ्रॉम होम था, अभी काफ़ी सारी कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम ख़त्म भी कर दिया। इवन मेरी अपनी कंपनी ने भी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन कहीं इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, ये एम्प्लॉय को नीड होती है, स्ट्रेस लीव्स चाहिए या इस तरह का वर्क फ्रॉम होम करना है, तो हम बिल्कुल उसको लीवे देते हैं। और अच्छा, स्ट्रेस लीव भी होती है कोई? स्ट्रेस लीव्स अब इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट करने वाले हैं वो। चाइना में तो ये होगी, एक बड़ी चली थी बहस अभी पिछले काफ़ी दिनों। कंपनीज भी कर रही हैं इस पे, वर्किंग कर रही हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कहते हैं नहीं किया, लेकिन हम समझे ऑफ द रिकॉर्ड इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके ईमान, जेंडर की अगर बात की जाए, मेंटल हेल्थ की बात तो की जाती है, अगर एक मेल स्टाफ है, एक फीमेल स्टाफ है, दोनों की मेंटल हेल्थ क्या बराबर होगी? दोनों को बराबर की केयर की ज़रूरत होती है या कोई यहाँ पर जो है ना किसी को एज मिलता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बराबर है, सेम नहीं है। मतलब हमारी अगर मेल की नीड्स हैं उसको भी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फ़ीमेल की है। बट हाँ, दोनों के जो पैरामीटर्स हैं या जो दोनों के KPIs हैं, रीज़न्स हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। औरतों का जो, अगर मैं कहूँ फ़ीमेल्स का ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इश्यूज़ होते हैं कि लाइक अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसको घर पे छोड़ के आना है तो वो एक इशू है जो उनकी इफ़ेक्ट करता है, काम को, प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है। सेम चीज़ अगर मेल्स की है तो उनको इनकम है कि दे हैव एंटायर फैमिली टू केटर टू, सो वो चीज़ उनको अक्सर करती है उनके पूरे फाइनेंसेस मैनेज करना। तो डेफिनेटली सेम तो बराबर है लेकिन सेम नहीं है। नहीं, अगर ऑफिस से 5:30 बजे या 6 बजे ऑफ हो रहा है तो मेल स्टाफ को तो रोका भी जा सकता है कि ये काम है, कहीं विजिट है, कुछ भी है, तो ऑफिस आवर्स के बाद भी उनसे काम लिया जा सकता है। तो उसको शायद उतना मेंटल हेल्थ पे बर्डन नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर यही काम फीमेल के साथ हो तो ये कहा जाता है नहीं जी इनके साथ तो ज्यादती हो रही है और ये हो रहा है। तो जब बराबर हैं, सैलरी पैकेजेस बराबर हैं, बाकी सारी चीज़ें बराबर हैं, तो उनको भी रुकना चाहिए फिर। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक चीज़ बहुत मैंने देखी है माशाल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मेल्स की बहुत अच्छी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि अगर कभी किसी फीमेल को रुकने की नीड भी होती है तो मैंने बहुत सारे ऐसे मेल एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो खुद से वॉलंटियर कर देते हैं कि लाइक इफ़ यू वांट टू गो होम, आप चली जाएं, हमदर्दियाँ गेन करने के लिए कि शायद उसका कुछ और रिजल्ट कहीं किसी और मौके पे मिल जाए। नहीं, वैसे ये मैंने पाकिस्तानी मेल्स में ज़्यादा देखी है। मैंने अच्छा कॉर्पोरेट भी देखा है, मैंने बुरा कॉर्पोरेट भी देखा है। नहीं, ये तो रोड पे देखे ना, अगर गाड़ी किसी खातून की खराब हो जाएगी तो आपको 10 मैकेनिक मिल जाएंगे, तो बंदा बेशक 10 घंटे खड़ा रहे, एक भी नहीं आएगा। ऐसा तो खैर है। तो हाँ, ये चीज़ है। वैसे प्रेफर भी ज़्यादा किया जाता है कि हम बेटर है कि मेल को रोक लें। अगर फीमेल को हम रोकते हैं तो फिर हम ये करते हैं कि उनको घर तक ड्रॉप करके आएँ या उनको अगले दिन थोड़ा लेट बुला लें, या अगर वो उसी दिन कंपनसेट कर दें, आवर्स कंपनसेट कर दें।
फिजा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, ख़वातीन जो घर पे होती हैं, हाउस होल्ड चीज़ों को, घर को मैनेज कर रही होती हैं, तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि शायद हमारे ऊपर कुछ जबर जुल्म हो रहा है, और वो औरत आज़ाद है जो ऑफिस जाती है, अपना काम करती है, वापस आती है। दोनों की मेंटल हेल्थ आप किस तरह से देखती हैं? सर बेसिकली ये जो एक चीज़ आ गई है वैसे औरतों में कि अगर कोई बिजनेस वूमेन है तो वो बहुत फ्री है, उसके पास फ्रीडम है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस बेसिकली हम कह सकते हैं इस चीज़ को, और घर में काम वाम करिए। तो आपको अगर आप देखो ना, यंग लेडीज से आप पूछो, अगर कोई गलती से ये बात बोल दे कि मैं आगे जाके हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, तो लोग ना थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाएंगे कि और ये मेरे ख्याल में सुनने को भी नहीं मिलेगा अब तो। बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत रेयरली अगर कोई बोल भी देना तो हम उसके उस पर डाउट करेंगे कि आप हाउसवाइफ बनना है आपको। तो ये एक ट्रॉमेटाइज एक कह सकते हैं ना कि ये हमारी सोसाइटी ने हमें एक ट्रॉमा दिया है कि जिस तरह से हमारी जो पुरानी जनरेशन हैं वो ट्रीट उनका जिस तरह से हुई हैं वो, तो ये हो सकता है ये एक ट्रॉमा बोल रहा होता है। तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्या समझती हैं कि एक लड़की है, स्कूल गोइंग है, वो कल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद वो सोचती है कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, दूसरे लोगों को सर्व करके वो खुश होगी, अपनी फैमिली को सर्व करके उसको खुशी नहीं मिलेगी? सर बेसिकली इसका ये नफ्सियात कैसी हैं, ये मतलब किस माइंडसेट की निशानदेही है? सर ये तो परसेप्शन है ना कि आप किसी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं, कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि घर वालों की खिदमत करके, उनके लिए काम करके, तो आपको एक वो नहीं मिल रहा होता ना, आपको अपनी वर्थ नहीं दिखाई दे रही होती, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, जो आजकल की हमारी जेंजी को दिलासा चाहिए, शाबाशी चाहिए, थम्स अप चाहिए, वो नहीं मिल रहा। सही, ये तो जेंजी नहीं है, तो हर किसी को चाहिए ना, एप्रिसिएशन किसको नहीं चाहिए होती, कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, इवन आप थोड़ी सी केयर कर रहे हो, सामने वाला आपको 2 वर्ड्स की एप्रिसिएशन दे देता है, तो वो बहुत मतलब इट्स गोज़ अ लॉन्ग वे। तो बस ये एप्रिसिएशन की बात है। नहीं, वो रियलिस्टिक वे में होना चाहिए ना, मुझे समझना भी चाहिए कि अगर मैंने कुछ ऐसा अच्छा काम किया ही नहीं है, मुझे थम्स अप हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो मुझे अपने अंदर तो पता होना चाहिए ना भाई, ये क्यों, कल को मुझसे कोई ऐसा काम लिया जाएगा, आज ऐसा नहीं है कि मुझे थम्स अप कर रहे हैं तो कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है, आगे आने वाले दिनों में मुझे किसी न किसी जगह कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। सर ये भी है, अब जो इस फील्ड के अंदर जा रहे हैं वो सोच समझ के ही जा रहे होंगे ना। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ इस तरह से भी शेप हुई हुई है कि उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि अगर मैं घर का काम करूँगा या घर पे रहूँगी, सिर्फ घर वालों को सर्व करूँगी, मैं बाहर जाके कुछ नहीं करूँगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं होगा। बेसिकली इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल की वुमेन के अंदर भी कह लें कि जो एम्पावर हो चुकी हैं, उनको अपने इंडिपेंडेंस के बारे में पता है। अब मतलब अपनी आज़ादी जो है ना, वो उसको किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही। मिस गज़र, कॉर्पोरेट लेवल पे बात की जाती है कि कॉर्पोरेट में SOPs की, जैसे मैंने बात की थी, बॉस जो है ना वो ऑल इन ऑल होता है, मैनेजर जो होता है ना उसने सबऑर्डिनेट से काम लेना होता है। बहुत सारे तो सबऑर्डिनेट्स भी ये कहते हैं कि मैं कंपनी के लिए नहीं, मैं तो बॉस के लिए काम करता हूँ, बॉस खुश होगा तो मेरा इंक्रीमेंट अच्छा लगेगा। तो क्या ये जो प्रेशर होता है या ये इस तरह से हरास करके टीम को रखा हुआ होता है, ये भी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है? सर ये बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड अब जो जेन ज़ी की मैं अगर बात करती हूँ या जेन अल्फ़ा की अब मैं बात करती हूँ, हाँ, अब तो जेन अल्फ़ा भी अब जो तो है ना वो अल्फ़ा भी हमारे near to corner ही है। एग्जैक्टली, अब हम उसको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। एंड उनका यही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। ओके, मतलब वो अपनी वॉइस रेस कर देते हैं, नो मैटर व्हाट, जॉब है नहीं है, सिक्योर्ड है नहीं है, दे स्पीक अप, वो बोल देते हैं। और अब मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये चीज़ भी चेंज होती रह रही है कि हम बॉस के लिए नहीं काम करते, हम कंपनी के लिए काम करते हैं, क्योंकि बेनिफिट आपको इन दी एंड कंपनी दे रही होती है। बॉस कुछ लिखेगा तो कंपनी बेनिफिट देगी सर ना? ये लाइक जैसे बाइसनेस आप कहते हैं कि मैनेजर की तरफ से अगर आ रही है कि वो उसको उसके अप्रेजल के टाइम पे लो मार्क कर रहा है ड्यू टू XYZ रीज़न, तो अब इस पे भी HR का काम होता है, HR इंटरवीन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी सबकी परफॉर्मेंस देख रहे नहीं, होते सुनने में तो ये आता है HR करता ही क्या है, HR का तो कोई काम ही सर, नहीं है, वो खास तो करके खैर- स्पेशली तो यही सुनने को आता है। बिल्कुल, वो अभी भी होता है कि HR करता ही क्या है। हमने कहा कभी आप हमारी हॉट सीट पे आके बैठे तो आपको पता लगेगा कि HR करता क्या है। ये तो सब लोग ही कहते हैं ना। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता कौन सा डिपार्टमेंट है? HR ही होता है सर, HR बैकबोन होता है। HR इज द बैक। फाइनेंस पैसा ना दे फिर? सर फाइनेंस आप हार्ट समझ रहे हो उसका, सेल्स बेच के ही नहीं आए तो सेल्स आपका ब्रेन होता है। तो मतलब इसी तरह से ये मिल के सारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, चलेगी देखिए, ना। टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट या कोई भी एक फंक्शन थोड़ा सा भी उसमें वो थोड़ा सा डाउन जा रहा होता है, तो ये बाकी डिपार्टमेंट्स की और पूरी टीम की होती है कि इन सबको साथ लेके चलें। कहाँ पे मसले आ रहे हैं, कहाँ पे लूप होल्स आ रहे हैं, उसकी रूट कॉज देखें और उसको सॉर्ट करें। ईमान, हरासमेंट की बड़ी बात की जाती है, खास करके स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो खवातीन निकलती हैं। क्या हरासमेंट जो हरास किया जाता है ये सिर्फ लेडीज़ को, फीमेल को किया जाता है या मेल भी हरास हो रहे होते हैं?
नहीं, बिल्कुल ऐसा है, मेल्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग इस तरह की है कि उनको लगता है, अगर यंग लड़के हैं या मेल्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइक हाउ कैन आई बी हरास, लड़कों की भी कोई हरासमेंट होती है क्या? तो ज़ाहिर है उनका दिमाग इस तरह कंडीशन किया गया बचपन से कि दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट सिम्टम्स। तो नहीं, ये इट गोज़ बोथ वेज। तो हरासमेंट क्या सिर्फ जो हमारे सामने आ जाती है कि खुदा ना खास्ता कोई जेंडर बेस्ड हरासमेंट होती है, सिर्फ वही होती है, या वर्कलोड डाल के किसी को, मैंने अपने जो इंट्रो में बात करने की कोशिश की थी कि 5 बजे अगर मेरी टेबल पे मेरा बॉस 10 फाइलें ला कर रख देता है कि ये मुझे आज ही कंप्लीट चाहिए, और उसको पता भी है कि ये 3 घंटे का काम, ये भी हरासमेंट के जुमरे में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगी। साइकोलॉजिकल हरासमेंट ज़रूरी नहीं है हर तरह की हरासमेंट हमारी फिजिकल हो या उसके हमारे पास टेंजिबल प्रूफ्स हो। साइकोलॉजिकल हरासमेंट है डेफिनेटली कि अगर हम उसको एक इतना वेल बीइंग एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे काम करने का, और वो काम नहीं कर पा रहा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स को फोर्स कर रहा है, तो वो एक पार्ट ऑफ हरासमेंट ही है। फिजा, आप क्या समझती हैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आजकल की यूथ या आजकल की हमारी जो जनरेशन है, ये मेंटली हेल्थ के लिए किसी से कंसल्ट करती है, किसी मेंटोर को, किसी डॉक्टर को, किसी ऐसे को अप्रोच करती है, या किसी को अगर कहा जाए कि यार इसको तो कोई मेंटली मसला लग रहा है, तो वो तो उल्टा लड़ने मरने को आ जाते हैं कि यार मुझे तो ये साइको पेशेंट बना दिया इसने, या अपने आप को समझते हैं कि वो, मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो आप क्या समझती हैं कि इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं? सर एक्सेप्टेंस बहुत कम है हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत कम है, क्योंकि आप ना ट्रिगर हो जाते हो कि मुझे तो शायद पागल कहा जा रहा है, या अगर आप किसी को बोल दें कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, तो उस चीज़ को ना एज अ वो ट्रिगर महसूस कर रहे होते हैं कि आप मुझे पागल कह रहे हो, मैं आपको किस एंगल से पागल लगता हूँ, या मैंने ऐसा क्या पागल किया को जो मैं खुद तो पागल कभी भी नहीं लगेगा कि मैं पागल हूँ। सर बिल्कुल, लेकिन एक मेंटल हेल्थ से जो अफेक्टेड बंदा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पागल है, और बिल्कुल वो पागल नहीं है। एक जिस तरह से आपकी हेल्थ के अंदर अगर आपको बुखार आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी बॉडी ख़राब हो गई है किसी तरह से। इसी तरह मेंटल हेल्थ है कि अगर आपको मेंटली आप किसी तरह के स्ट्रेस के अंदर हैं, या आपको कोई कंडीशन आ रही है, तो आप पागल हो चुके हैं। तो बस अवेयरनेस की कमी है, मैं यही कह सकती हूँ। तो इसके ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कोई सेमिनार्स होते हैं, कोई इस तरह से गाइडलाइन दी जाती है स्टूडेंट्स को, यूथ को? सर अब जो मैं देख रही हूँ ना काफ़ी टाइम से, वो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, और मतलब इस तरह की ना चीज़ें स्कूल 7 प्रोवाइड कर रहे हैं छोटे बच्चों को। अगर आप 8 to ऑनवर्ड देखो तो स्कूल ऐसी वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, कैंप्स करवा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो यूथ है ये एक्सेप्ट भी करती है इन चीज़ों को? ये सेमिनार पे बैठ के भी, आज का तो वो दौर है ना कि मोबाइल पे स्क्रोलिंग में लगे हुए हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट भी उनकी लाइफ के ऊपर आता नहीं आता? सर ये तो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये, कि कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो उस चीज़ को समझ भी रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने अंदर, वो विद इन देख भी रहे होते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ मुझसे अलाइन कर रही है नहीं कर रही, या मुझे इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है नहीं कर रहे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने कहा अगेन कि वो सेमिनार कैंप्स में भी बैठ के दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग। बहुत सारे लोग तो बैठे होते हैं कि यार इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट जरूर लेना है, वो हम अपने सीवी के अंदर उसकी एडिशन हो जाएगी, वो लेना है। कॉर्पोरेट कल्चर में गज़ल आप क्या समझती हैं कि कंपनीज भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर? जैसे आपने स्टार्ट में बात करने की कोशिश की थी कि इसके ऊपर सेमिनार्स और ये जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, बिल्कुल सर। तो एम्प्लॉयज़ को इस तरह से एजुकेट किया जाता है? बिल्कुल सर। मैंने जैसे आपसे बात की थी कि हम आर्ट थेरेपी करवा रहे हैं, अब हमने एक्सप्रेसिव हीलिंग के सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, एम्प्लॉय वेलबींग सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमने इसको अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी ट्रेनिंग्स का पार्ट बना दिया है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कहते हैं ना कि अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई है, अगर आप 1 पेनी भी अपने एम्प्लॉय की वेलबींग पे स्पेंड करते हो, तो उसका जो आउटकम आता है, जो ROI निकलता है, वो इन टर्म्स ऑफ 4 पेनीज़ के बराबर होता है। तो ये सेठ मान जाता है जब आप उसके पास ये वर्किंग लेके जाएंगे कि हम ये करवाने जा रहे हैं, तो सेठ या जो भी मैनेजमेंट का बंदा, CEO जो भी अथॉरिटी होता है, वो मान जाता है कि हाँ यार सही खर्चा कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि सर अब अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो गई है, तो यस अब जो है वो अप्रूवल्स दे देते हैं, नहीं इतने हिकअप्स आते हैं, बट हाँ जहाँ सेठी ओन कंपनीज होंगी वहाँ आई एम श्योर अभी भी ये मसले आएंगे। स्टिल ये चीज़ें हैं? स्टिल ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ मैं कहूँगी कि जो एजुकेटेड और जो अच्छी इस्टेब्लिश सेठी ओन कंपनीज हैं, उनमें इतने मसले नहीं आ रहे। वो चीज़ों को समझते हैं और उसको अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है ना इन्वेस्ट करना जानते हैं। गज़ल एक बार फिर मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आज का पैनल जो है ना, वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा, जो कंक्लूजन की तरफ मैं बढ़ूँगा अभी अगले ब्रेक में,
इस वक्त मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिजिकली अगर हम बीमार होते हैं तो उसकी हम डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट भी करते हैं उसको बाद, लेकिन मेंटली तौर पे हम किसी के साथ डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते, समझते ही नहीं है उसको किसी कि ये भी कोई बीमारी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर किस तरह से मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सीईओ या सीईओ जो भी अथॉरिटी होता है उसके पास अगर कोई इस तरह का प्रपोजल लेके जाते हैं एचआर वाले, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इससे कंपनी को बेनिफिट क्या होगा। अब चलता हूं मैं ईमान, आपकी तरफ आऊँगा। बेनिफिट की बात तो की जाती है कि कंपनी को क्या होगा। जब एक एम्प्लॉई आता है, एक कैंडिडेट आता है जिसको आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, किसी भी पोस्ट के लिए उसको आप देख रहे होते हैं, उनकी भी कोई फरमाइशी प्रोग्राम या कोई क्यूरीज होती हैं कि आपके यहाँ पॉलिसीज़ कैसी हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, ऐसी चीज़ें लोग पूछते हैं? जी बिल्कुल। जैसे गज़ल ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था, जब से ये हमारा जेनजी वाला जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है ये कॉर्पोरेट में आई है, दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। हो सकता है बहुत सारे जेंसीज आपको ऐसे मिले जो आपसे सैलरी पैकेज ना भी पूछें, लेकिन आपके पर्क्स क्या है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कितना अप्रिशिएटेड है Environment को पूरा सारा कंसीडर करते हैं। पूरा वो हर चीज़ पूछते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट तो नहीं है, किस डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट में नहीं है। एंड व्हाट अगर इंटर्नशिप्स पे भी आ रहे हैं तो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बेस्ड है या टास्क बेस्ड है, मतलब हमें एक एक चीज़ की डीपीआर बनानी है, तो वो दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इवन। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम हमारे टाइम पे बच्चे पूरी इंटर्नशिप में सीखते थे वो इंटरव्यू में सीख कर जाते हैं। ओके, तो मतलब जो आते हैं वो सिखा के जा रहे होते हैं उल्टा, बल्कि पुराने एचआर के लोग अगर बैठे होंगे तो उनको तो सिखा के जा रहे होंगे। उनको लगता है नई बातें कर रही है, कौन सी नई बातें हैं, ये कहाँ होता है। आप ये जो एजेंसी जो अब आ रही है इसको आप क्या समझते हैं कि इसमें लॉयल्टी फैक्टर आपको नजर आता है? कि पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे ने ज्वाइन किया और उसके बाद वो रिटायर होके जा रहे होते थे, इस माइंडसेट में आपको इस तरह के जरासीम कहीं नजर आते हैं? ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। जैसे मैं खुद अगर अपनी मिसाल भी लूँ, मेरे फादर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 26 ईयर सर्व किए। माशाल्लाह। मतलब मेरी सिस्टर की पैदाइश बड़ी बहन की और उनकी शादी एक साल मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन से हुई है मेरे पास। लेकिन मीनवाइल मैंने ऑलमोस्ट अपने 4-5 साल के करियर में 6 ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए हैं। तो ये डिफरेंस तो अच्छा होता है कि जॉब्स को स्विच करते रहना, ये कोई बेहतरी है, अच्छाई है, इसमें क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है किसी को कोई भी इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस है या जॉब में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये बहुत डिप्रेसिंग प्रोसेस है। और अगर कोई इस प्रोसेस को जिसमें जा रहा है वापस उसमें एंटर कर रहा है तो कोई रीज़न है इस वजह से ही कर रहा है। या तो लाइक आप अपने एम्प्लॉयज़ को केटर नहीं कर रहे। नाजायज़ टर्मिनेशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पेट पीव है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नाजायज़ टर्मिनेशंस हो रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और मैं उनको रोक नहीं पा रही हूँ या मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये ऐसी तो एचआर बेसिकली पॉलिसीज तो इस तरह से बनाता है कि जिससे एम्प्लॉयज रिटेन हों, ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलें, क्योंकि नए बंदे को आने में, सिखाने में, कल्चर समझने में भी को 2-4-6 महीने तो लग ही जाते हैं ना। उसके बाद फिर आप उससे परफॉर्मेंस बेस की बात करेंगे, तो ये आपका पूरा सारा ऑनबोर्डिंग करने के 2-3 महीने, तो ये पूरा सारा प्रोसेस आपका जो है ना वो फिर यूजलेस हो गया ना। जब एक बंदा आया और 1 साल के अंदर अंदर मूव करके चला गया, जब वो अपनी सीवी के अंदर इस तरह की क्विक स्विचिंग डालता है तो अगला एचआर क्या सोच रहा होता है? आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसने 4-5 साल के अंदर 5-6 कंपनी स्विच कर ली है, तो आप उसको प्रेफर करती हैं या नहीं करती? मैं सबसे पहले तो देखती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जहाँ से उसने स्विच किया है, क्योंकि अब इतने अरसे से मार्केट में हमें भी आइडिया हो गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, कौन से नॉर्म्स हैं, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं। तो अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ रीजंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इश्यूज़ हैं, स्टिग्मा है, तो बिल्कुल प्रेफर करते हैं। नहीं तो फिर हम उससे बात करके देखते हैं कि भाई व्हाट आर द कोर रीजंस जिनकी वजह से आप स्विच करते हो, एंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मे बी वो कोर रीजंस नहीं मिलेंगे, या हम बताते हैं कि हम किस तरह आपके वो रीजंस केटर कर सकते हैं। फिजा, आपकी तरफ आऊँगा। बीइंग एक साइकोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि जो लोग ज़्यादा जल्दी जॉब स्विच कर रहे होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं उनको, एक जगह पर टिक के काम नहीं कर रहे होते, ग्रोथ के लिए आगे भाग रहे होते हैं, या अपने जो उनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो अच्छे बेनिफिट्स के लिए, अपनी सैलरी हाइक के लिए या कैरियर के लिए वो आगे आगे डेजिग्नेशन के पीछे भागते होते हैं? ये बेसिकली माइंडसेट कैसा होता है?
सर ये माइंडसेट अगेन ईमान वाली मैं बात करूँगी कि बहुत सी ऐसी वजह होती हैं कि आप स्विच कर रहे हो यही देख के आपके शायद इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी, या जिस तरह का डेजिग्नेशन मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रही हूँ, वो चीज़ मैं नहीं जल्दी अचीव कर सकता। आजकल के लोगों में ना जल्दबाजी एक्सपीरियंस की काफ़ी बेस के ज़्यादा ऊपर मिलेगा ना, वो कंपनी का सीईओ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो 4-5 साल में नहीं बन जाएगा बिल्कुल ना। ऐसा ही है। बट सर जल्दबाजी बहुत है आजकल लोगों को ना, कि मैं जल्द से जल्द किस तरह से आगे बढ़ जाऊँ, मैं किस तरह से मेरा डेजिग्नेशन बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो एक हो सकता है ये वाला माइंडसेट भी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर सर्च वो कर लाओ वालीपन वाला माइंडसेट हो गया ना, कि मतलब ग्रोथ माइंडसेट तो इसको नहीं कहेंगे, ये तो फिर एक मतलब अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो भाग रहा है, तो कितनी देर तक भागेगा, कहाँ तक जाएगा? Exactly, एक्सपीरियंस तो यही नहीं है चीज़ है। हाथ में। यही है कि एक्सपीरियंस लेने के बजाय, कुछ सीखने के बजाय, कि आप अपने स्किल्स को पॉलिश करने के बजाय अगर आप इस चीज़ के ऊपर भाग रहे हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 10,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी और में मुझे और 10,000 ज़्यादा मिल जाएंगे, अगर मैं इस बेस पे स्विच कर रहा हूँ तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट एक तरह से 5-10 हज़ार फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए जो है ना, वो आज की जेंजी आप ये समझती हैं कि मूव करती रहती है आगे। बिल्कुल। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। चलते चलते मैं मिस गज़ल आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देंगी, मेंटल हेल्थ के ऊपर कितनी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सनल लाइफ जैसे भी? सो फॉर मी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कहीं भी आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, आप अपने किसी मेंटोर से, आप किसी टीचर से, आप किसी से डिस्कस करें, ठीक है। आप जाके थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूरी नहीं है कि कोई पागल है तभी जाएगा, नहीं, हमें अपनी भी काउंसलिंग करवानी होती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम एग्रेसिव हो रहे होते हैं चीज़ों को लेके, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम टेक केयर करेंगे तो इन लॉन्ग टर्म ये हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। आजकल की यूथ के लिए एक मैसेज ये है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लेके आइए अपने अंदर, थोड़ा सा पेशेंस लेके आइए, पैसे के पीछे मत भागिए। वंस आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो पेशेंस के साथ एंड देन फिर मूव ऑन करो। इनिशियली पैसा आपके पीछे नहीं आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस ले लिया, पैसा आपके पीछे खुद आएगा, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। ईमान, आपका मैसेज? मैं बस आपकी ही बात को एक्सटेंड करूँगी। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि मेंटल हेल्थ और कि जैसे अगर हमारा और कोई बॉडी पार्ट ख़राब होता है, हमारा पेट ख़राब है तो हम उसकी भी दवा लेते हैं ना, तो दिमाग भी तो एक ऑर्गन है, वो भी मेल फंक्शन कर सकता है। एक्सेप्टेंस दें, अगर आपको लग रहा है मेल फंक्शन कर रहा है, उसका इलाज करना है। फ़िज़ा, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आपका क्या मैसेज होगा? सर मेरा मैसेज ये है कि थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आपके अंदर इस चीज़ की आनी चाहिए कि अगर मैं मेंटली अफेक्टेड हूँ किसी वजह से, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो मेरी फ्रस्ट्रेशन जिस तरह से दूसरों पे निकल रही है, मैं अपना नहीं सोच पा रही, तो एटलीस्ट दूसरों के बारे में सोच के कि किस तरह से मेरी कंडीशन किसी और को अफेक्ट कर रही है, इस चीज़ के बारे में सोच के ही मैं अपना ख्याल कर लूँ। फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। मिस ईमान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाएँ। गज़ल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। वेलकम सर। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की मेंटल हेल्थ के ऊपर। बेसिकली मेंटल हेल्थ का जब तक हम लोग खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, जो मैं आज के अपने पैनल के कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे अपना, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर जिस्मानी बीमारी के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां हैं। ये कोई ख़ास करके कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बुराई नहीं है कि अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस में जा रहे हैं या एनजाइटी है आपको, या मेंटली तौर पर आप कुछ ऐसा डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो आप यकीनन किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें, उसके साथ बैठें। ऐसे नहीं कहा जाता था कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठोगे तो अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करोगे, बुरे लोगों की सोबत में बैठोगे तो बुराई आपके साथ आएगी। तो आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जो ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करना सीखें। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ें। जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से बढ़ेंगे, फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इस तरह का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर आपको नज़र आता है, बाज़ार तो आपको नहीं नज़र आएगा, कोई दूसरा अगर पॉइंट आउट भी करता है तो आप उसके ऊपर ज़रूर सोचें कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को कैरी करके प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं तो लोग फिर देखते हैं कि यार ये कहाँ से बंदा बिलोंग करता है, इसकी पीछे की तरबियत कैसी हुई है। जब आप HR के सामने जाकर अपना CV रखते हैं तो आपका बैठने की जो आपकी पोजीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो डिग्रियां या जो पेपर रिज्यूमे आपने उसके सामने रखा है वो उसी को ऑब्जर्व करने के बाद आपको हायर
या रिजेक्ट करेगा, लेकिन उसके पीछे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आप वहाँ छोड़ के आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।